होगी। मतलब दक्षिण भारत के जो राजवंश थे उनमें बहुत सारे प्रमुख साम्राज्य उदय हुआ है। साथ ही साथ बता दूं कि बहुत ताकतवर शक्तिशाली साम्राज्य रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री कवरी पर। और यहाँ हम बात करते हैं इतिहास के। इतिहास में बहुत सारी चर्चाएं अभी तक कर चुके हैं। मध्यकालीन भारत लगभग हमने खत्म कर चुका है और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम बात करते हैं साउथ के राजवंशों की। मतलब दक्षिण भारत के जो राजवंश थे उनमें बहुत सारे प्रमुख साम्राज्य उदय हुआ है। साथ ही साथ बता दूं कि बहुत ताकतवर शक्तिशाली साम्राज्य रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी इनकी जो ऐसी थी, इन्होंने क्या करा है, पूरे भारत पे वो प्रशासनिक व्यवस्था लागू करवाई। आज के समय में भी भारत में वो प्रशासनिक व्यवस्था यूज की जाती है। साथ ही साथ प्रतापी इतने थे कि भारत तो ठीक है, भारत के अड़ोस पड़ोस के जो द्वीपीय राज्य हुआ कर रहे थे, उस समय के देश हुआ कर रहे थे, उनको भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तो वही हम बात करेंगे पूरी की पूरी का। हाँ, दक्षिण भारत के जो राजवंश थे, प्रमुख राजवंश, उनकी चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लूं मैं आपको, यहाँ हम बात करेंगे किसकी? राष्ट्रकूट वंश की। किसकी? राष्ट्रकूट वंश। भैया राष्ट्रकूट वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई मध्यकाल की शुरुआत तो यहीं से हो रही ना, है ना। पूर्व मध्यकाल में क्या होता है, तीन जो बड़े बड़े साम्राज्य थे उस समय के, कौन कौन से? प्रतिहाल, पाल और एक राष्ट्रकूट भी तो था। और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का साम्राज्य हुआ करता था। सो राष्ट्रकूट ने उत्तर भारत को जीता, ऐसी बात है, समझ रहे हो। सो इसके कारण राष्ट्रकूट बहुत प्रमुख और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो भैया कहां से आया राष्ट्रकूटों का आविर्भाव? जो है आविर्भाव मतलब समझ रहे हैं ना कि भैया ये आए कहां से। सो राष्ट्रकूटों का आविर्भाव वातापी के चालुक्य, अभी हम चालुक्य वंश पढ़ेंगे। बहुत सारे वंश है दक्षिण भारत में, लेकिन ये चालुक्य वंश था वो कब हुआ करता था? वो प्राचीन काल में हुआ कर रहा था। उसको खत्म करके तब तक क्या चालू हो गया? मध्यकाल चालू हो गया। सो मध्यकाल में इनको खत्म करके कौन आया? राष्ट्रकूट। तो शुरुआत इनने ही करी है ना। सो इसीलिए हम राष्ट्रकूट पढ़ रहे हैं यहाँ पे। चालुक्य हम प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सो चालुक्य जो थे उनकी तीन शाखाएं थी अलग अलग, कल्याणी के, वातापी के, है ना। सो इस टाइप में ये वातापी के जो चालुक्य राज्य हुआ कर रहा था उसके अवशेषों पर हुआ। मतलब उन्हें खत्म करने के बाद राष्ट्रकूट का उदय हुआ। मतलब ये सामंत हुआ करते होंगे किसके? चालुक्यों के। उनके अंडर काम कर रहे होंगे, फिर वो कमजोर हो गए। सो ये ताकतवर होते चले गए होंगे, इन्होंने हटा के खुद साम्राज्य कर लिया। समझ रहे हो, यही होता है भाई, ये दुनिया का दस्तूर है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। इन अवशेषों पर हुआ था 8वीं शताब्दी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 8वीं शताब्दी में क्या है? राष्ट्रकूट वंश स्थापित हो गया था, है ना, स्थापित हुआ था। 200 वर्षों तक। कितना भैया? 200 वर्ष। 200 वर्ष कम नहीं होते भाई साहब। तो 200 वर्षों तक दक्षिण भारत की राजनीति में इनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। याद रखना, दक्षिण भारत की राजनीति, इसीलिए तो दक्षिण भारत का प्रमुख वंशों में इसका नाम आ जाता है ना। चलिए, प्रोफेसर अल्टेकर हैं। प्रोफेसर अल्टेकर ये इतिहासकार हैं, विद्वान हैं। इन्होंने क्या करा है? अशोक के अभिलेख में वर्णित रठिकों, क्या नाम है? रठिकों। अशोक के अभिलेख में लिखा हुआ है रठिकों को राष्ट्रकूटों का वंशज माना है। समझ रहे हैं? अशोक ने अभिलेख, मतलब अशोक तो बहुत पुराना व्यक्ति है, 300 BC के आसपास वाला वो व्यक्ति है आपका। 300 तो नहीं खैर, लेकिन आओ चलो मान लेते हैं हम ऐसा कि 300 BC के समय काल वाला वो व्यक्ति है। 300 BC और अभी ये 800 शताब्दी, मतलब 1100 साल। तो जो राष्ट्रकूट है उनके वंशज जो थे वो कौन थे? राठिकों कहलाते थे, जिनका वर्णन उस समय अशोक ने करा होगा। साउथ में वो अशोक ने भी तो विजय करी है कि नहीं। सो भाई राष्ट्रकूटों का वंशज माना है, जिनको सातवाहन अभिलेखों में महराठियों क्या कहा गया है? महराठियों। सातवाहन जो सबूत, भाई प्राचीन भारत में सातवाहन वंश भी आया, दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश है। सो उन्होंने, अशोक ने क्या कहा? रठिकों का। सातवाहनों के अभिलेखों में उसी को क्या बोलते हैं? महरठिकों। ठीक है, महरठिकों का नाम उन्होंने दिया हुआ है। कुछ विद्वानों ने राष्ट्रकूट को यादव या तेलुगुरेडी वंश, क्या नाम है? तेलुगुरेडी वंश से संबंधित माना है। ठीक है, विद्वानों ने इन्हें यादव वंश, अभी यादव वंश चलेंगे साउथ में, ठीक है। सो यादव वंश या तेलुगुरेडी वंश के संबंधित उसको मान लिया, किसको? राष्ट्रकूटों को। तो ये उत्पत्ति के बारे में हर विद्वान अलग अलग मतभेद वाली चीजें होती हैं। सो इन सब में मतभेद रहते ही हैं, लेकिन यहाँ जो इनकी स्टार्टिंग हुई अपने को ये कंफर्म है कि 8वीं शताब्दी में हुई। और कहाँ हुई? जहां पहले वातापी के चालुक्य शासन कर रहे थे, उनको हटा के ये बैठे। यानी वातापी के चालुक्य जो थे उनके सामंत कौन हुआ कर रहे होंगे? राष्ट्रकूट हुआ कर रहे होंगे, इतना हमें कंफर्म है। ठीक है, 3-4 चीजें क्लियर हो गई। चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कि एक और
इतिहासकार हैं या विद्वान है डॉक्टर फ्लीट। सो डॉक्टर फ्लीट के अनुसार राष्ट्रकूट उत्तरी भारत के राठौर, क्षत्रिय या उनसे संबंधित वर्ग के थे। अब ये उत्तर भारत से जोड़ रहे हैं, बाकी के इतिहास का दक्षिण भारत से जोड़ रहे थे। ये कह रहे हैं कि उत्तर भारत के राठौर जो थे उस समय के राजपूत जो, तो उनसे क्षत्रिय ये संबंधित है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार राष्ट्रकूट कैसे हैं? राष्ट्र के शासक। कहां के? आंध्र के, आंध्र प्रदेश के शासक थे या किसान थे जो कालांतर में राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति, ठीक है, और उन्हें राष्ट्रकूट कहा जाने लग गया। अब अलग अलग विद्वानों के मत तो रहेंगे। राष्ट्रकूट अभिलेखों में लट्टलूर, क्या नाम है? लट्टलूर, या जिसको लातूर कहते हैं, लातूर का नाम सुना होगा ना आपने, लातूर, बीदर, कर्नाटका की बात चल रही है, ठीक है। सो इसका आदि निवास बताया गया। किसका? राष्ट्रकूटों का जो आदि निवास, मतलब बिल्कुल प्रारंभिक निवास स्थल जो है वो लातूर बताया है, ठीक है। बीदर, बीदर बरार, ये जो क्षेत्र है ये कर्नाटका में पड़ते हैं, ठीक है। चलो, महाराष्ट्र और कर्नाटका की बॉर्डर पे, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है भैया। तो सबसे शुरुआती तौर पे ये जो महोदय हैं, आप नंबर देख पा रहे होंगे, 1 नंबर, ये संस्थापक हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है भैया? सो दंती दुर्ग इनके संस्थापक हैं। इनका समय काल क्या है? 735 से 755, यानी 20 सालों का शासन किया। और ये भैया ऑब्वियस सी बात है, संस्थापक व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी, शौर्यशाली और वीर होता है, तभी तो भैया वो साम्राज्य को स्टैब्लिश कर पाता है, नहीं तो सब थोड़ी कर पाते, समझ रहे हो। सो ये भैया 20 साल में पराक्रमी शासक रहे होंगे। वही चीज यहाँ पे उनसे संबंधित जानकारी में हम देखें तो क्या लिखा है कि राष्ट्रकूटों का प्रथम महान शासक कौन है भैया? दंती दुर्ग, पहला महान शासक। अभी और भी आएंगे, बहुत सारे भैया। राष्ट्रकूटों को स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित करा? दंती दुर्ग ने, ठीक है। वातापी के चालुक्य वंशीय शासक कौन से थे? कीर्तिवर्मन थे उस समय, जिनको इनने परास्त कर दिया और उनकी जगह पे क्या है? अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। और राष्ट्रकूटों ने स्वतंत्र क्या कर लिया? स्थापित कर लिया अपना साम्राज्य। मान्यखेत, मान्यखेत मतलब मान्यखेत जगह का नाम है, ठीक है। मान्यखेत उनकी राजधानी हुआ करती थी। किनकी राजधानी थी? राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? मान्यखेत हुआ करती थी। दशावतार गुहालेख, गुफा में मंदिर है दशावतार, यानी विष्णु जी से संबंधित। सो दशावतार गुहालेख में, उसी गुफा में कुछ लेख लिखा हुआ है, उसको गुहालेख कह रहे हैं, जो कहां पे है? समनगढ़ में। कहां है? समनगढ़, समनगढ़ में नहीं है ये, समनगढ़ में ताम्र लेख भी लिखा हुआ है। ये प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं जो किससे संबंधित है? राष्ट्रकूट शासकों के इन सारी की सारी ऐतिहासिक जानकारी से संबंधित है। कांची, कांची मतलब कांजीवरम, कलिंग उड़ीसा, कौशल उत्तर में, श्रीशैल, मालवा, लाट, टंक, ये राजाओं को किन्ने परास्त किया है? दंती दुर्ग ने। तो बढ़िया, हल्की पतली बात नहीं है, सो थे तो पराक्रमी। इसके अलावा परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, ये उपाधियां धारण करने वाले थे। और पृथ्वी वल्लभ के नाम से क्या है? विख्यात भी थे। कौन? दंती दुर्ग। इसके अलावा मैं बता दूं, दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महायज्ञ किया था। कौन सा? हिरण्यगर्भ महायज्ञ भी किया था। किसने? किसने? दंती दुर्ग ने। सो ये दंती दुर्ग से संबंधित सारी चीजें हो गई। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज तो बस यही है कि ये संस्थापक है किसका? राष्ट्रकूट वंश का। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या हो जाएगी? मान्यखेत, ठीक है। चलिए दूसरे शासक की बात करें तो भैया यहाँ पे कृष्ण प्रथम आ जाएंगे, जिनका शासनकाल है 756 से 772 का। तो दंती दुर्ग के चाचा, दंती दुर्ग के जो चाचा थे वो चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को परास्त कर दिए थे। कौन? दंती दुर्ग के चाचा। कब कर दिए थे? 760 में। चालुक्यों की सत्ता का अंत भी कर दिया। किन्ने? दंती दुर्ग के चाचा। बेंगी के चालुक्य एवं मैसूर के गंगवंश, मैसूर मतलब कर्नाटका, है ना। सो बेंगी के भी चालुक्य हुआ कर रहे थे, हमने बता दिया आपको। बेंगी की अलग शाखा थी, कल्याणी की अलग शाखा थी, है ना। और ठीक है ना। सो ये चालुक्य शाखा अलग है, जिसको इनने खत्म कर दिया है। तो बेंगी के चालुक्य एवं मैसूर के गंग शासकों को भी परास्त कर दिया था। किसने? कृष्णा प्रथम ने। राहप्प उस समय के शासक थे, उनको हराकर कोंकण पे, कोंकण मतलब समझ रहे हैं ना, गोवा वाला, सो दक्षिणी कोंकण पर भी अधिकार कर लिया था।
एलोरा, एलोरा के प्रसिद्ध, महाराष्ट्र में एलोरा के मंदिर भी हैं, प्रसिद्ध मंदिर, गुफाएं भी हैं एलोरा की, ठीक है। सो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, किसने करवाया है? यही महोदय हैं कृष्ण प्रथम, जिनने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। मध्य प्रदेश के संपूर्ण मराठी प्रदेश, मराठी मतलब मराठी बोलने वाले प्रदेश तथा हैदराबाद पर भी अधिकार कर लिया था, किसने? कृष्ण प्रथम ने। तो शक्तिशाली शासक तो रहे। अत्यंत अयोग्य शासक कौन है? ये गोविंद। इनके बाद गोविंद आएगा, ठीक है, गोविंद आएगा, इनका उत्तराधिकारी तीसरे नंबर पे कृष्ण का, जिनका शासनकाल 773 से 80, 7 सालों का रहेगा। और ये बबर अयोग्य शासक कहलाएगा, कौन? गोविंद। और भैया उसके भाई ने ही उससे सत्ता क्या है? छीन ली और खुद शासक बन गया। तो भैया अयोग्य व्यक्ति होगा तो और क्या एक्सपेक्ट करोगे आप उससे? उसका भाई या कोई उसके चाचा या कोई रिलेटिव या कोई उसका विरोधी व्यक्ति क्या करेगा? उसको मार कुटाई करके उसको हटा के खुद गद्दी हासिल कर लेगा। सो ऐसे अयोग्य शासकों के कारण ही तो सत्ताएं गई हैं, है ना। चलिए, अयोग्य के बाद यहाँ पे हम बात करेंगे गोविंद द्वितीय से सत्ता छीन कर शासन चालू कर दिया। किसने? किसने? उसके भाई नहीं तो गोविंद से छीना था। और वो भाई कौन है? वही भाई तो है ध्रुव। ध्रुव तारे का नाम है, बहुत चमकता है। वैसे ही ये शासक है, अपने नाम की कीर्ति को बनाए रखता है। 780 से 93 मतलब 13 सालों तक का इनका शासन है। गोविंद द्वितीय जो थे उससे जब सत्ता छीन कर इन्होंने खुद शासन संभाला, दक्षिण भारत में सत्ता का इन्होंने विस्तार भी कर लिया। किसने? ध्रुव ने। गंग राजा, गंग राजा का नाम क्या है? श्री पुरुषमुत्तरम। श्री पुरुषमुत्तरम, इनको भी परास्त कर दिया। साथ ही साथ संपूर्ण गंगवाड़ी, गंगवाड़ी मतलब गंग वंश की जो बाड़ी थी, उनका जो साम्राज्य है वो गंगवाड़ी, उस पर अधिकार कर लिया। दक्षिणी सीमा, दक्षिणी सीमा कैसे डिसाइड होती थी? पहले नदियों से हुआ करती थी, है ना, नदियों से ही होती थी। तो नदियां कौन सी? वहां पे कावेरी नदी पड़ती है। सो कावेरी नदी तक इसकी दक्षिणी सीमा पड़ती थी। इसकी किसकी? उस समय राष्ट्रकूट वंश की, ठीक है। पल्लवों और बेंगी के चालुक्यों ने, पल्लव नीचे चल रहे हैं और बगल में बेंगी के चालुक्य चल रहे हैं। सो उनने मैत्रीपूर्ण क्या किया? संबंध स्थापित किए उनसे। किसने? ध्रुव ने। इनसे लड़ाई नहीं करी, इनने कहा कि दोस्ती कर लो, तो शादी ब्याह करके वैवाहिक रिश्ते स्थापित करके इनने मैत्री कर ली, मित्रता कर ली, ताकि लड़ाई कम हो। मालवा, कन्नौज, इस पर अधिकार, मतलब सोच लो आप दक्षिण से उत्तर पहुंच गए, कन्नौज के लिए तो लड़ाई हो रही थी। सो कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। धर्मपाल, पाल शासक थे बंगाल के, है ना। और वत्सराज उस समय के प्रतिहार शासक हुआ कर रहे थे, उसको परास्त कर रहा किसने करा? ध्रुव ने। तो शक्तिशाली शासक कौन हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा भैया, तभी तो कन्नौज जीत लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। ध्रुव के बाद हम बात करेंगे गोविंद तृतीय आ जाएंगे भैया, अगले शासक, और ये 793 है ना, 83 नहीं है, 793 से 814 तक का इनका शासन रहेगा, मतलब लगभग 21 सालों का शासन रहेगा। राष्ट्रकूटों का सर्वोत्कृष्ट शासक कहलाएगा कौन? गोविंद तृतीय। आई समझ में? गोविंद तृतीय सबसे ज्यादा उत्तम क्वालिटी का, मतलब सबसे शक्तिशाली शासक कौन है आपका? यहाँ पे गोविंद तृतीय हो जाएगा। पल्लव शासक उस समय के दंती बर्मन को गुलाम बनाया था, हराया तो था, साथ में गुलाम बना लिया, ठीक है। कन्नौज के लिए गुर्जर प्रतिहार शासक उस समय नागभट्ट थे, उनको भी हरा दिया, ठीक है। साथ ही साथ चक्रायुध एवं धर्मपाल, ये उस समय के पाल वंश के शासक हुआ कर रहे थे, उनकी अधीनता स्वीकार करवा ली। तो भैया कितना पराक्रमी आदमी है कि गुर्जर प्रतिहार को हरा दिया है, ठीक है। आपने पल्लव के शासक को तो बंदी बना लिया, अधीनता स्वीकार करवा ली, गुलाम बना लिया। तो चारों ओर सर्व दिशाओं में क्या है भैया? इसका कीर्ति बिल्कुल पटाखा चल रही है। लोग बाग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं कि उस समय का बाहुबली व्यक्ति कौन है? गोविंद तृतीय, ठीक है। मालवा हो गया, कौशल हो गया, कलिंग हो गया, बंग हो गया, हाडल हो गया, प्रक हो गया, ये अलग अलग नाम मिलते हैं उस समय के राज्यों के, उन पर भी अधिकार कर लिया तथा हिमालय तक अपनी सैनिक अभियान करवाए। हिमालय तक पे, अब हिमालय मिल रहा है, कौन रहा था उस समय? शासन कम ही चल रहा था। पल्लव हो गया, पांड्य वंश हो गया, केरल और गंग राजाओं के संघ को 802 ईस्वी में। अब भाई यार इतना पराक्रमी शासक है तो लोग बाग डरने लग गए, सारे वंश के शासक। तो उन्होंने कहा कि भाई मिलके ही फोड़ो कम से कम।
सो साउथ के बाकी के राजाओं ने क्या करा, एक संघ बना लिया और उससे लड़ने को वो, और उस संघ को भी भैया 802 में क्या करा, इनने नष्ट कर दिया, सबको खत्म कर दिया। ठीक है, एक छत्र साम्राज्य की स्थापना कर ली गोविंद तृतीय ने, जो राष्ट्रकूट का है। मतलब सोच लो आप कि भैया हिमालय से लेके पांड्य देश तक, पांड्य मतलब केरल की बात चल रही है ना, सो केरल तक का शासन है भैया इसका, तो होगा शक्तिशाली व्यक्ति, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, अपना साम्राज्य स्थापित किया, विंध्य घाटी में कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया भैया। ठीक है, सिंघल नरेश इनसे मित्रता कर ली और सौहार्द बनाया, मतलब बंधुत्व की भावना को थोड़ा सा बढ़ा लिया। फाइनली हम बात करेंगे इसके बाद, ये और अच्छे खासे शासक हैं, सबसे शक्तिशाली अमोघवर्ष, है ना, समझ आ रहा है। गोविंद तृतीय के बाद अब अमोघवर्ष आएंगे, ये और पराक्रमी व्यक्ति है। सो इनका शासनकाल 814 से 878 तक का है, मतलब कम थोड़ी ना है, 60 और 64 सालों का शासन। राष्ट्रकूटों का अंतिम महान शासक है, ठीक है, कौन, यही अमोघवर्ष कर्क, इसका संरक्षक हुआ कर रहा था। छोटी उम्र में ही क्या है, शासक बन गया था। कर्क के संरक्षण में, कर्क नाम हुआ कर रहा था अमोघवर्ष का। ठीक है, संरक्षण में चालुक्य राजा विक्रमादित्य को इन्होंने क्या कर दिया, परास्त भी कर दिया। गंग एवं बेंगी के शासकों से युद्ध भी करा भाई साहब। फिर क्या है, अमोघवर्ष यही वो व्यक्ति है जिसकी बात चल रही है। विद्वानों का सम्मान करने वाला था, खुद भी विद्वान है, अभी हम चर्चा करेंगे। उसने स्वयं कन्नड़ भाषा में प्रश्नोत्तर मालिका बोलते हैं, प्रश्नोत्तर की एक लंबी माला, प्रश्न और उत्तर, तो कड़ी की बात कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या रहेगा, प्रश्नोत्तर माला। कविराज मार्ग की भी रचना की थी। वह जैन मतावलंबी था भैया, जैन धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। जिनसेन ने हरिवंश तथा महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना भी इसी के शासनकाल में करी थी। खुद तो विद्वान था ही, धर्म को मान रहा था, विद्वानों को अपने शासन में, मतलब अपने संरक्षण में उनको भी क्या कर रहा था, रख रहा था, और यहाँ पे साहित्य कला का भी विकास चल ही रहा था इनके शासनकाल में। ठीक है, सो भाई सबसे आखिरी शक्तिशाली शासक है किसका, राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आखिरी व्यक्ति जो है कृष्ण द्वितीय। कृष्ण प्रथम तो है जिनने भैया एलोरा के मंदिर बनवाए, कैलाश मंदिर, है ना। ये द्वितीय जो है 878 से 914 ईस्वी तक मतलब करा है शासन। लेकिन बेंगी के जो चालुक्य राजा थे भीम, उनको परास्त किया इनने, साथ ही साथ चोलों और गुर्जरों। चोल मतलब जो साउथ में तमिलनाडु में जो चोल साम्राज्य, अब ये चोल साम्राज्य बहुत ज्यादा फैलना चालू कर देगा, तो ये कमजोर होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि अब अयोग्य शासक आएंगे तो यही होगा ना। ठीक है, इसके अलावा जो गुर्जर थे, गुर्जर प्रतिहारों की बात चल रही, उनने क्या कर दिया, परास्त कर दिया किसको, कृष्ण द्वितीय को। और फिर क्या है, ऐतिहासिक सूत्रों में इसका कोई उल्लेख भी नहीं किया गया, और फिर धीरे धीरे ये खत्म होने की कगार पे होने वाले हैं। तो अब अयोग्य उत्तराधिकारी आएंगे कौन, इंद्र तृतीय, गोविंद चतुर्थ, अमोघवर्ष तृतीय। 914 से 17 3 साल, 27 से 36 और 36 से 39, मतलब खत्म ही है माहौल। देख लेते हैं, तीनों केवल नाम मात्र के शासक हुआ कर रहे थे। कौन, ये तीनों के तीनों, इंद्र तृतीय हो, चाहे गोविंद चतुर्थ हो, चाहे अमोघवर्ष तृतीय हो, इनके समय से राष्ट्रकूटों की सत्ता क्या है, पतन होना चालू हो जाएगा, अंत होना शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो भैया हमने सारे के सारे शासक देख लिए, एक आध दो शासक बचे हैं जो अब अंत करा देंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। कृष्ण तृतीय की हम यहाँ बात कर रहे हैं 939 से 967 ईस्वी तक। अब भैया इतना लंबा शासनकाल इनने किया है, तो या तो पराक्रमी होंगे या अभी देख लेते हैं। तो राष्ट्रकूटों की क्षीण शक्ति को इन्होंने क्या कर दिया, पुनर्स्थापित कर दिया, फिर से इन्होंने फैलाया और शासन को बढ़ाने की कोशिश करी, और करा भी कुछ हद तक। ठीक है, गंगों की सहायता ली, भाई अकेले पराक्रमी नहीं है, लेकिन हाँ कूटनीति का प्रयोग करके दोस्ती कर रहा है, मित्रता कर रहा है, संधि कर रहा है और पराजित कर रहा है लोगों को। तो गंग, उस समय कर्नाटका में गंग वंश चल रहा था, है ना। सो गंगों की सहायता से इन्होंने क्या करा, चोलों को परास्त किया, क्योंकि वही चोल लोग पहले इनको परास्त कर रहे थे। कर्नाटक में है गंग वंश, चोल कहाँ है, तमिलनाडु में। तो भैया उन चोलों को, अभी वो चोल परेशान कर रहे थे, तो इनने गंग वंश को भी तो कर रहे थे परेशान, तो इन दोनों ने मिलके क्या करा, किसको फोड़ा, चोलों को बोला, तो चोलों को परास्त कर दिया। तंजौर व रांची नहीं है, कांची है। ठीक है, तंजौर और कांची पर आक्रमण कर दिया भाई साहब इनने, मतलब वही तमिलनाडु वाला इलाका है पूरा। बेंगी और उज्जैनी पर भी अपना शासन इन्होंने मालवा तक बढ़ा लिया, मतलब ऊपर तक। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम तक अपना प्रभाव स्थापित किया। रामेश्वरम समझ रहे हो ना, बिल्कुल दक्षिण छोर कहलाता है भारत का रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम कॉरिडोर के बाद तो बिल्कुल फिर
पूरा हिंद महासागर चालू हो जाता है और आगे क्या लग जाता है, श्रीलंका पड़ जाता है 32 किलोमीटर आगे। ठीक है, तो वहां तक इनने अपना पूरा साम्राज्य फैला लिया, प्रभाव स्थापित कर लिया। गुर्जर राजा उस समय महिपाल थे, उनको भी क्या कर दिया, हरा दिया। और सौराष्ट्र मतलब गुजरात, ठीक है, गुजरात पर अधिकार कर लिया। चोल शासक उस समय के राजादित्य हुआ करते थे, उनको भी हरा दिया। तोल मंडलम पे इनने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और तंजेश्वर कोंड की उपाधि भी धारण कर ली। ठीक है, तंजौर जीतने लिए। इसके बाद पांड्य मतलब केरल के हैं, सिंघल नरेश जो हैं उन पर भी विजय प्राप्त कर ली भैया। किसने, कृष्ण तृतीय की बात चल रही है। ठीक है, शांति पुराण की रचना कौन करी है, उसके विद्वान रहे होंगे उसके शासन काल में। सो शांति पुराण की रचना भी इनके समय में ही हुई है। और भाई साहब कन्नड़ कवि पोन्न ने इसकी रचना करी हुई। कन्नड़ मतलब कर्नाटका के हैं, कन्नड़ भाषा बोलते हैं। और बहुत बहुत प्रसिद्ध कवियों में एक नाम आता है पोन्न का, याद रखना, अभी हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी। सो इन्हीं के समय काल में थे जिनने क्या लिखा है, शांति पुराण लिखा हुआ। क्या नाम है, पोन्न नाम है। गंड मार्तंडादित्य, क्या नाम है, गंड मार्तंडादित्य। ये उपाधि कृष्णेश्वर, ये मंदिर जो है रामेश्वरम में कृष्ण तृतीय ने निर्माण करवाए थे। ठीक है, साथ ही साथ अकाल वर्ष की उपाधि भी राज्यारोहण के समय धारण कर ली थी। समझ में आ गई। चलो भैया, फिर इसके बाद कौन आ जाएंगे, खोटिक और कर्क। खोटिक भैया 67 से 72 5 सालों का शासन है, मतलब ढंग के नहीं है। 72 से 75 3 साल का शासन है, मतलब किसी काम के दोनों शासक है नहीं। अत्यधिक निकम्मा है कौन, खोटिक। सिवक परमारों ने राष्ट्रकूटों की राजधानी पर आक्रमण कर दिया और लूट कर उसके शासन को छिन्न भिन्न कर दिया। किसने, परमारों ने आए। और भैया सियक थे उस समय, है ना। सो वो सियक आए, परमार राजा हुआ करते थे, उनने आया और खोटिक को फोड़ा, उनके साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर भैया कर्क की बात करते हैं तो राष्ट्रकूटों का ये अंतिम शासक हो गया। और भाई साहब इस काल में राष्ट्रकूटों के जो सामंत हुआ कर रहे थे, तैलप। राष्ट्रकूटों का सामंत भी तो था भैया, देखो चालुक्यों के सामंत जे थे, अब इनके भी तो सामंत होंगे। सो इनका एक सामंत तैलप, उन्होंने क्या करा, राष्ट्रकूटों की सत्ता को खत्म ही कर दिया। कब, 975 ईस्वी में। और कल्याणी के चालुक्य वंश की क्या कर दी, तैलप द्वितीय ने या तैलप प्रथम ने स्थापना। तो फिर से चालुक्य आ गया, वो चालुक्य खत्म, दूसरा चालुक्य चालू। ठीक है, समझ में आई कोई चीज। चलो भैया, इसके बाद हम चर्चा कर लेंगे राष्ट्रकूटों के शासन काल में कुमारिल वाचस्पति, ये विद्वान है भाई सब, है ना। कुमारिल वाचस्पति, कात्यायन ऋषि कात्यायन का नाम तो सुना होगा, कात्यायनी संहिता नहीं लिखी है। अंगिरस, हलायुध, विद्यानंद, अवरल, जिनसेन, हरिसेन, प्रभाचंद, गुणचंद, सोमदेव, ये सारे के सारे प्रमुख विद्वान रहा करते थे। साहित्यिक रचनाएं जो इनने करी हुई हैं वो प्रमुख वो भी हम बता देते हैं क्या क्या है। तो भाई साहब कविराज मार्ग, ये जो रचना है कविराज मार्ग किसने करी हुई है, अमोघ वर्ष ने करी हुई है, जो पराक्रमी शासक भी हुआ करता था। कवि रहस्य ये हलायुध ने क्या करी हुई है, इसकी रचना करी हुई है। श्लोक वर्तिका, क्या नाम है, श्लोक वर्तिका, ये कुमारिल ने करी हुई है। तंत्र वर्तिका, ये भी कुमारिल ने करी हुई है। तुप्तिका, ये भी कुमारिल ने करी हुई है। और न्याय कणिका, ये भैया वाचस्पति की रचना है। सो ये रचना हो जाएंगी। और हम बात करें तो इस काल में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण तीनों धर्मों के प्रचलन का पर्याप्त हमें यहाँ पे क्या है, ऐतिहासिक साक्ष्य मिल जाते हैं। क्योंकि हम देखेंगे तो पूरा साउथ में आप जाओगे तो जैन धर्म भी उतनी ही मात्रा में बाकायदा फैला है, या बौद्ध धर्म भी बराबर फैला है, और ब्राह्मण धर्म तो फैला ही है। तो तीनों के तीनों धर्मों का प्रचलन बराबरी से थे। राजा अपनी स्वेच्छा से धर्मों को क्या करता था, संरक्षण प्रदान कर देता था। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत विष्णु, शिव, ये भगवान है ना, विष्णु जी हो गए, शिव जी हो गए, आदित्य मतलब सूर्य देव की बात चल रही है, लक्ष्मी जी की बात चल रही है, पांडुरंग, ये सारी देवताओं की पूजा की जाती थी ब्राह्मण धर्म के समय। इसके अलावा बात करें तो ये यहाँ आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। कपास हो गया, ज्वार हो गया, चावल हो गया, नारियल हो गया, सुपारी राष्ट्रकूट काल की प्रमुख फसलें हुआ करती थी। और यहाँ पे मुद्रा का कोई प्रचलन नहीं हुआ करता था, मतलब वस्तु विनिमय चल रहा है कि नहीं। ठीक है भैया, इसी के साथ मैं आपसे लूंगा विदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चोल वंश की बात भी तो करनी है, तो चलिए तब तक के लिए
जय हिंद।